प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की फिजिक्स और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वेक्टर। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था वेक्टर्स की बेसिक जानकारी हमने स्टडी की थी, जैसे वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और आज हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे कि वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। अच्छा, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है ना, तो ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से हम लोग स्केलर्स को ऐड करते हैं कि 5 + 3 = 8, ऐसे नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो आसान होता है। लेकिन ये जो वेक्टर अलजेब्रा है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन हम बहुत इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे, एक एक चीज को समझाते हुए चलेंगे, जिसमें हम ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या फिर आप पॉलीगन लॉ, इन सब की आज हम स्टडी करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। इसको पहले आप इस तरह से समझिएगा कि जैसे सपोज कीजिए ये एक कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक ये फोर्स है जो कि मान लो 5 न्यूटन है, और एक और फोर्स है इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है, ये मान लो 3 न्यूटन है, ठीक। तो रिजल्टेंट फोर्स अब इस बॉडी पर कितना हुआ, उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ। आप कहेंगे सर इन दोनों के सम के बराबर। बिल्कुल, 5 और 3 8 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी उस फोर्स की, यही होगी, ये होगी। यानी कि ये जो रिजल्टेंट यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन हो जाएगा। और किधर होगा, जिधर ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया, यहां पर आप देखिए कि जब दो फोर्स, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन, तो बहुत आसान है उसका रिजल्टेंट निकालना। आप क्या लिखेंगे, इस तरह से आप देखिए, मान लो एक वेक्टर ये है हमारे पास और ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा, और डायरेक्शन वही होगी जो दोनों वेक्टर्स की है। इस तरीके से आप ले सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर की ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसकी लेंथ ज्यादा होगी, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर, और डायरेक्शन वही होगी जो इन दोनों की है। यानी कि बात क्लियर होगी कि व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर is equal to the sum of the magnitude of the two given vectors and direction is same as that of given vector। इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। जो मैंने बताया है, जो आपने समझा है, वो यही है कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। नोट कर लीजिएगा कि the magnitude of the resultant vector is equal to the sum of the magnitude of the given vectors and direction is same as that of the given vector। सिंपल सी बात। चलो ये तो हो गई कि जब दोनों वेक्टर एक साथ एक्ट करें, लेकिन सिचुएशन ये भी तो हो सकती है ना कि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। उस केस में हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये देखिए। सपोज कीजिए, अब मैं एक बार फिर आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए फिर हमारे पास ये वही बॉडी है, ठीक है, और इस पर एक ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये 5 न्यूटन फोर्स, और एक और फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, वो इधर एक्ट कर रहा है, और ये 3 न्यूटन फोर्स। अब मुझे एक बात बताइए, इस बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है और किधर कर रहा है, उसका रिजल्टेंट क्या है। आप कहेंगे सर इस केस में तो फिर ये ऐसा होगा कि जो नेट फोर्स रहेगा वो 2 न्यूटन रहेगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर वो रिजल्टेंट का रहेगा, और किधर रहेगा, भाई जाहिर है जो ज्यादा है। अब जो नेट हमारा रिजल्टेंट फोर्स यहां एक्ट करेगा, उसको देखिए आप,
जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारा इधर होगा, ये देखिए ये होगा रिजल्टेंट फोर्स, और कितना होगा 5-3 यानी कि 2 न्यूटन, ये है रिजल्टेंट फोर्स। अब क्लियर कट हुआ कि व्हेन टू वेक्टर्स acts at a point in opposite direction, then the magnitude of the resultant vector is equal to the difference in the magnitude of the two vectors, and direction is same as that of the vector having larger magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये जो 2 न्यूटन फोर्स है ये इधर एक्ट करेगा। क्लियर हो गया होगा? इसको आप इस तरह से समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए एक ये वेक्टर ए है हमारे पास, ये वाला वेक्टर ए हो गया, इसको हमें ऐड करना है, ये दूसरा वेक्टर हो गया लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इधर है, बी है, और डायरेक्शन इसकी इधर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, ये होगा रिजल्टेंट। ये देखिए लेंथ कम होगी ना, ये ज्यादा इन दोनों, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आप देखेंगे आर, इट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर is equal to the difference in magnitude of the two vectors, like this, and direction is same as that of the vector having larger magnitude। ये जो ज्यादा है ना उसकी दिशा में ये एक्ट करेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? इजी था कि भाई जो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसका मैग्नीट्यूड जो है उन दोनों का मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, डायरेक्शन सेम, लेकिन अपोजिट में है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो उनके डिफरेंस के बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगी? उस वेक्टर वाली डायरेक्शन होगी जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। इसको लिख भी सकते हैं आप यहां पर कि जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो क्या होता है। पढ़ लीजिए, जो आपने समझा है ना वही लिखा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन अपने नोट्स बना लीजिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो इन सब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ई बुक की फॉर्म में, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। या अपोजिट डायरेक्शन में हो। लेकिन समस्या तब आती है कि जब दो वेक्टर किसी एंगल पर एक्ट कर रहे हो। जैसे सपोज कीजिए एक ये फोर्स है, इधर एक्ट कर रहा है, वेक्टर ए कोई भी मान लेते हैं, फोर्स मान लेते हैं, और एक इधर एक्ट कर रहा है, ये वेक्टर भी है, और ये थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। अब क्या करें? अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? यहां से असली परीक्षा शुरू होती है। यहां अब उतना आसान नहीं है, अब यहां पर कोई लॉ लगाना पड़ेगा हमें, और उन लॉज को ही अब हम पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, या फिर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये देखिए, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम ट्रायंगल लॉ के बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पहले समझ लीजिए, क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर दो वेक्टर जैसे फोर्स वगैरह कोई हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, किसी एक पॉइंट पर एक साथ एक्ट कर रहे हो और उन्हें हम किसी ट्रायंगल की, ये देखिए, दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे एक ये साइड होगी ए बी और एक ये साइड होगी सी। ये वेक्टर हमारा पी हो गया और ये वेक्टर क्यू हो गया। एक ही ऑर्डर में लेते हुए, इनका ऑर्डर एक ही। फिर सुन लीजिए कि व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ए ऑर्डर। एक ही ऑर्डर में लेते हुए, ऐसे 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 नहीं, एक इधर है एक इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ना, एक ही ऑर्डर हो गया, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। मतलब जो दो वेक्टर किसी एक पॉइंट पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम त्रिभुज की दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सके, एक ही ऑर्डर में लेते हुए, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तब कहता है ट्रायंगल लॉ कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड के बराबर होगा। ये देखिए, ये वाला, ये है रिजल्टेंट आर। इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू पी प्लस क्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। लेकिन अंतर क्या है, इस रिजल्टेंट का ऑर्डर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इधर देखिए, इनका ऑर्डर इधर था और इनका ऑर्डर इधर था। आई बात कुछ समझ में? फिर समझ लीजिए इसकी स्टेटमेंट क्या है।
फिर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही तो था, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या है, गिवन टू वेक्टर्स act at a point simultaneously can be represented by two sides of a triangle in magnitude as well as direction taken in a order, then the resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, पहले ये देख लीजिएगा। दिस इज दी स्टेटमेंट जो मैं अभी अभी आपको बताया है, पढ़ा रहा हूं, वही है जो बताई है, यही है स्टेटमेंट। Given two vectors acting at a point at same time and can be represented by the two sides of a triangle both in magnitude and direction, then they are taken in order, then the resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order in magnitude as well as in direction। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते। सपोज कीजिए कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर ये है P और एक वेक्टर है ये हमारा Q। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया था, ऐसे ये दो वेक्टर्स हैं P एंड Q। क्या लिखोगे आप, कंसिडर P एंड Q आर सच टू वेक्टर्स। अब देखिए, ये वेक्टर P है, ये हमारी इस जो ट्राइंगल है उसकी ए बी साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वेक्टर हो गया हमारा P। आप लिखेंगे यहां पर कि लेट ए बी इज इक्वल टू P, P के बराबर है। ये हमने एक साइड ले ली। अब क्या करेंगे, इस Q वेक्टर को मूव करवाएंगे और ताकि इसकी टेल P वेक्टर के हेड पर आ जाए और इसका मैग्नीट्यूड भी ना चेंज हो और डायरेक्शन भी ना चेंज हो। ये लिखेंगे, यानी मूव दिस वेक्टर Q in a such a way that the tail of the vector Q coincide with the head of vector P like this without changing its magnitude and direction। अब ये जो साइड BC है, ये हो गई है हमारे पास ट्राइंगल की जो BC साइड है, इट इज इक्वल टू वेक्टर Q और इनका ऑर्डर भी सेम है। अगर ऐसा हो गया तो अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के बराबर होगा, जो कि ये है। इसकी थर्ड साइड कौन सी है, वो ये देख, ये है रिजल्टेंट, जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। मैग्नीट्यूड तो इन दोनों के, इसकी लेंथ निकाल लीजिए थर्ड साइड की, उसके बराबर तो मैग्नीट्यूड होगा, और इसे अपोजिट ऑर्डर मिलेंगे इधर, क्योंकि ये तो इधर चल रही है, देखो ये साइड तो एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये हो जाएगी क्लॉकवाइज साइड। तो ये जो थर्ड साइड है ना, ये इन दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट के बराबर होगा, कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में। ये ग्राफिकल मेथड है। अभी हम जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो मैथमेटिकल है, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे हमारी ये जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितनी होगी, वो बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर लेते हैं। ये भी आसानी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं, पहले समझ लीजिएगा इसको। ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी एक पॉइंट पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं और उन्हें हम किसी पैरेललोग्राम, जिसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, उनकी एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सके इस तरह से, जैसे एक ये है और एक साइड ये है, ऐसे, और ये बन गई हमारी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होती है जिसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहे हैं कि सपोज कीजिए टू वेक्टर्स हैं
एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और उन्हें हम उस पैरेललोग्राम की दो साथ लगती हुई साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कंप्लीटली, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो कहते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा। ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं ना, इसके बराबर ये होगा रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी ये होगा आर। इसका जो, अब इसे हम अलग तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, फिर इसकी स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, और फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मैथमेटिकली निकालेंगे, और फिर हम उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, फिर डिफरेंट जो स्पेशल केसेस है वो निकालेंगे, और आगे चल के फिर हम न्यूमेरिकल्स में भी इनका यूज करेंगे। टू वेक्टर्स at a point simultaneously and can be represented by the two adjacent sides of a parallelogram completely in magnitude and direction. Then the resultant is represented by the diagonal of that parallelogram passing through the point of intersection. मतलब जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से ये पास होनी चाहिए इन कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट, और आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा स्टेटमेंट, बिल्कुल सिंपल जो मैंने बताई है ये वही है। तो आप इस स्टेटमेंट को नोट कीजिएगा। क्या कहना चाह रहा है इसमें, क्वेश्चन यही आएगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, जो आप समझ चुके हैं यार, वो ये है कि व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट at same time means simultaneous and can be represented by two adjacent sides of a parallelogram completely in magnitude as well as in direction, then the resultant is represented by the diagonal passing through the point of intersection completely in magnitude as well as direction। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर ये है P, इसको हम वेक्टर P कह रहे हैं, एक और वेक्टर है हमारे पास, उसे हम वेक्टर Q कह देते हैं। ये देखिए, ये कोई वेक्टर Q है, ये वेक्टर Q है, और ये एक बॉडी पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इन्हें हम किसी पैरेललोग्राम की दो साथ लगती हुई एडजस्टेंट साइड्स जो होती हैं उनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, यही वो दो वेक्टर जो स्टेटमेंट में कहा गया है उसके ये कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे, लेट P एंड Q आर सच टू वेक्टर्स। सच टू वेक्टर्स का मतलब जो स्टेटमेंट में बताया गया है, मैं बात उसकी कर रहा हूं। अब देखिए कि ये जो वेक्टर P है इसे हम ये मान लेते हैं, ये तो है हमारा वेक्टर P, और ये इसकी ए बी साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान, और ये वेक्टर हमारा P है, ठीक है। ये क्या है, ए बी साइड है उस पैरेललोग्राम की। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी हमारी साइड जो है। अब क्या करेंगे, मूव दिस वेक्टर Q इन सच ए वे सो दैट द टेल ऑफ द वेक्टर Q coincide with the head of the vector P without changing its magnitude and direction like this। ये देखिए, मतलब इस वेक्टर को हमने यहां पर रख दिया है, और ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज की, बट मूव करवाया और ऐसे यहां ले आए। अब जब दो साइड्स हमें पता चल गई किसी पैरेललोग्राम की, तो उस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम। देखो इसके पैरेलल इधर खींच दीजिए, ये और मान लो ये कितने एंगल पर एक्ट करें उसकी बात करो, इसके पैरेलल आप ये वाली साइड जो है ये खींच दीजिएगा, ये लीजिए, ठीक है। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसको हम थीटा मान लेते हैं, यानी कि जो P और ये जो वेक्टर Q है ये थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसको ए बी, इसको C कह देते हैं, इसको D कह देते हैं। अब जो रिजल्टेंट होगा स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये वाली जो इसका डायगोनल है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां ये P और Q काट रहे हैं ना, उससे पास हो रहा है, इस डायगोनल के बराबर होगा, यानी कि ये वेक्टर हमारा R होगा। अब हमें पता चल गया कुछ चीजें तो नोन है, लेकिन अब हम इसका जो
मैग्नीट्यूड कितना है उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि ये है क्या, कि लेट P and Q are such two vectors. Such two vectors means that which act at a point simultaneously and can be represented by the two adjacent sides of a parallelogram. Then the resultant is represented by the diagonal which passing through the point of intersection. अब क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हम थोड़ा सा काम करते हैं। क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रा कीजिए, कुछ हम लोग कर रहे हैं यहां पर, ड्रा ए परपेंडिकुलर। ये देखिए सी एम कह सकते हैं, ड्रा सी एम, मैं लिख भी जाता हूं यहां पर, ड्रा सी एम परपेंडिकुलर ऑन पी। आप कहेंगे सर पी वेक्टर तो यहीं तक रह गया, पी को आगे बढ़ा करके प्रोड्यूस करके और उस पर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, यानी कि ड्रा सी एम परपेंडिकुलर पी, पी प्रोड्यूस्ड। ठीक, अब हम कुछ कुछ बात अब आपको समझ में आएगी। देखिए यहां अब आपको एक, और ये भी मान लेते हैं कि ये वाली जो एंगल है ना, ये इस एंगल को हम अल्फा कह देते हैं। देखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें। ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, कौन सी, ए सी एम आ रही है ना, क्या है, यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए आप लिखना इस तरह से, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास है ए सी एम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एसी का स्क्वायर क्योंकि यही तो है रिजल्टेंट, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहां पर, ए सी स्क्वायर प्लस, नीचे देखिए ये डायगोनल है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ये देख लीजिए इन दिस ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही है, इसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। यहां पर देखिए ए सी हमें पता है आर के बराबर है, ए सी किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू हमारे रिजल्टेंट वेक्टर आर के बराबर है। अब ये जो एम है, यहां पर एम किसके बराबर है, ए बी प्लस बी एम, यानी ए एम इज इक्वल टू, ए एम इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम, यानी कि जहां ए एम है वहां पर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एम, देखना यहां पर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी एम का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें कुछ बातें तो हमें पता है, जैसे ए सी है ये आर के बराबर है, ए बी है ये पी के बराबर है, लेकिन ये बी एम और सी एम नहीं पता, तो इनकी वैल्यू पहले हम इस ट्राइंगल की सहायता से निकाल लेते हैं। देखिए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, बी एम सी, बी एम सी। इस ट्राइंगल में आप बताइए मुझे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि सी एम अपून हाइपोटेन्यूज, ये कितना है, ये तो क्यू है ना, ये देखिए क्यू हमने लिख दिया था, डिवाइड बाई क्यू। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये जो सी एम है, ये क्यू इधर ले लेंगे लेफ्ट साइड में और हमारे पास आ जाएगा क्यू साइन थीटा लाइक। और इसी ट्राइंगल में अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो कोस थीटा इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है bm अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है q, और ये कितना हो जाएगा bm इज इक्वल टू q कोस थीटा। और इस तरह से प्यारे बच्चों देखिए आपको पता चल गया कि cm की वैल्यू क्या है और bm की वैल्यू क्या है। तो अब यहां पर रख लीजिए, देखिए r का स्क्वायर, ये तो है ही, मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यहाँ स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड का ही होता है ना, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है पी का स्क्वायर, पी रख दिया है, और बी एम कितना है, बी एम हमने यहां पर क्यू कोस थीटा, तो ये रख दिया क्यू कोस थीटा, ये देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस सीएम, सीएम कितना है, सीएम आप देख रहे हैं ये क्यू साइन थीटा, यानी कि क्यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर। इसको अब हम देखिए कुछ नहीं किया, बीएम और सीएम की वैल्यू इस ट्राइंगल से ए बी सी एम से निकाल करके यहां पर हमने रख दी है। आर का स्क्वायर कितना इजी सा है कि अब जो है इसको बस अभी सिंप्लीफाई करना है। मैग्नीट्यूड आ जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लगा दीजिए। कैसे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए अब यहां पर आप एक पॉइंट देखना यहां पर कि ये दो हैं, एक ये क्यू कोस स्क्वायर थीटा और ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या मिलेगा वो देख लीजिए। अब आप यहां अब हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ये वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हो गया, प्लस 2p क्यू कोस थीटा। ये देखिए ये हो गया। अब हम जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है, इसलिए हम लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। ये हो गया, ये आर का स्क्वायर है। ठीक है, तो आर कितना हुआ? आर मैग्नीट्यूड जो है, अब बताइए यहां से हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन 1 गिव दी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, यहां से देखिए इसी ट्राइंगल का सहारा लेंगे ए सी एम और इसमें हम टेंजेंट अल्फा निकाल लेंगे जो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सीएम अपॉन दिस एम। तो चलिए अब हम उस डायरेक्शन का फार्मूला निकालेंगे। इन ट्राइंगल ए सी एम, ये देखिए ट्राइंगल आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ ए सी एम। बता सकते हैं व्हाट इज द टेंजेंट अल्फा हियर? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही मैं यहां लिख रहा हूं। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था वहां पर, सीएम अपॉन ए एम, यही है। देख लीजिएगा साथ साथ में आपने नोट कर रखा है यहां पे सीएम अपॉन ए एम। अब यहां पर सीएम कितना है, अभी हमने उसकी वैल्यू निकाली थी प्यारे बच्चों, वो थी क्यू साइन थीटा और एम किसके बराबर है, ए बी प्लस बी एम। और ये भी हमें पता है, ये देखिए टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, ये तो है ही क्यू साइन थीटा और ए बी किसके बराबर है, आप कहेंगे सर ये तो पी के बराबर है, अभी हमने पीछे आपको बताया था ए बी किसके बराबर है, ए बी तो पी के बराबर है और बी एम किसके बराबर है, ये अभी हमने बताया था ये क्यू कोस थीटा के बराबर है। इसलिए अब हम यहां पर लिख देते हैं पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये दो फार्मूले अब हमारे पास आ गए हैं, इसी ट्राइंगल की सहायता से हमने ये निकाले इन ट्राइंगल ए सी एम और कुछ मैथमेटिक्स हमने किया है। दिस इक्वेशन 1 गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर और ये जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी 2 है दिस डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। प्यारे बच्चों अब कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हमारे ये फार्मूले बिल्कुल सही हैं जैसा कि हमने पढ़ा था उसी हिसाब से। कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। सबसे पहला देखिए, मान लो ये जो P और Q जो दो वेक्टर ना, एक ये हमारा P वेक्टर था P और एक ये वेक्टर हमारा Q वेक्टर है ये,
और ये इनके बीच एंगल है। और ये पैरेललोग्राम आप जानते ही हैं, मैंने फिर बना देता हूं आपको, ये आप देख लीजिएगा इसको। ये रिजल्टेंट है आर और ये अल्फा एंगल बना रहा है आर। अब यहां से जरा सोचने की बात है, पहला ही केस हम कर रहे हैं, स्पेशल केस में पहला ही केस कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब जो हमारा एंगल है वो 0 है। ये दोनों वेक्टर, ये पी और क्यू के बीच का जो एंगल है 0, ये देखिए दोनों एक डायरेक्शन में है, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। ऐसा किया था ना हमने पहले वाले केस में कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो उन दोनों के सम के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। क्या वो आता है? यहाँ पर देखते हैं, देखिए साइन थीटा कितना होगा, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, और कोस थीटा कितना हो जाएगा वो देख लीजिए, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 0, यहाँ भी 0 रख देंगे 1 हो जाएगा। तो इससे हमें मैग्नीट्यूड का भी पता चल जाएगा और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड देखिए पहले यहाँ पे आर, इक्वेशन 1 क्या दे रही है, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जहां थीटा है वहां 0 रख दीजिए बस। तो कितना लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 0, ये हो गया। और यहां पर अब हम बात कर लेते हैं कि p प्लस क्यू, देखो कोस 0 तो 1 हो गया, ये इसका होल स्क्वायर हो गया है। यहाँ पर आप देख a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया है, और यही तो हमारा रिजल्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू का स्क्वायर, और ये भी तो आता है ना इसके ऊपर इक्वेशन 1 में। तो फिर जब हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और r जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू p प्लस क्यू। ये देखिए फिर, यानी कि जब दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ये अल्फा, यहां पर आप देख सकते हैं कि यह डायरेक्शन में है, तो यहां पर थीटा को 0 करेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। तो टेंजेंट इक्वेशन 2 क्या दे रही है, डायरेक्शन का पता चल जाएगा। इक्वेशन 2 गिव्स कि टेंजेंट अल्फा जो है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। ये कब 0 होता है, जब अल्फा की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हुआ, यहां से देखिएगा कि जब दो एंगल एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो इनका ये जो रिजल्टेंट है ना अल्फा, ये भी आर भी इधर ही हो जाएगा। ये तो हमने शुरू वाले केस में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो तो उनका मैग्नीट्यूड तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है, और डायरेक्शन उधर ही होती है इधर उन दोनों की होती है। यानी कि डायरेक्शन इज आल्सो सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर p एंड q। ये पहला केस होगा। एक और केस हम लोग यहां कर लेते हैं, ये देखिए इफ थीटा इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है कि ये जो दो वेक्टर हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। देखो ऐसे, ये तो है, ये p है ये q है, ये ऐसे हो गया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब बताइए साइन 180 कितना होता है, साइन 180 इज इक्वल टू साइन 0 ही होगा, और कोस 180 कितना होता है, ये होता है, ये -1 होता है। तो अब देखिए इक्वेशन 1 क्या दे रही है हमें, जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होगा, r इज इक्वल टू, ये देखिए इट इज इक्वेशन 1 p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, और इसके -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना। आप कैसे लिखेंगे इसको, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख देंगे p माइनस क्यू का स्क्वायर और रूट। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा प्यारे बच्चों वो देखिए, वो आ जाएगा r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। और यही तो हमने पढ़ा था कि भाई जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो उनका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर आएगा। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन इस फार्मूले से पता चल जाएगी। तो टेंजेंट अल्फा कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां से अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर का पता चल जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, यहां से देखिए क्योंकि साइन थीटा कितना है साइन 180, वो तो 0 है, तो टेंजेंट अल्फा 0 हो। अब यहां पर जो अल्फा है ना वो 0 भी हो सकता है,
180 डिग्री हो सकता है। इसका मतलब अब हमें पता चल गया कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनके जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड डायरेक्शन इज आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ P और इन द डायरेक्शन ऑफ Q, डिपेंड कर रहा है उनके मैग्नीट्यूड पर। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन उधर एक्ट करेगी। अच्छा, एक और अब हम केस कर लेते हैं पहले बच्चों यहां पर कि इफ थीटा इज 90 डिग्री मींस दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, यहां से देखिए sin 90 कितना होता है, sin 90 इज इक्वल टू 1 और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है अब जानते हैं 0 होता है। तो फिर ये यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड का पता चल जाएगा। तो r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू ये देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा cos 0 cos 90, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमारे पास वो इससे निकल जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्यों, क्योंकि cos तो 180 ये cos 90 कितना हो गया यहाँ पर देखिए वो तो 0 हो गया है। ठीक, अब अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो वो भी आसान है, कैसे निकालेंगे यहां से देख लीजिएगा। टेंजेंट अल्फा कितना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि sin 90 कितना होता है, ये देखिए sin 90 तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा q बाई p। क्यों, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है, तो यहाँ q बाई p हो गया। तो दिस इक्वेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन द टू वेक्टर्स एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंड। और ये जो इक्वेशन आप ऊपर देख रहे हैं ये हमें मैग्नीट्यूड देगा। इस तरह से पहले बच्चों कोई और भी एंगल अगर दिए हुए हों तो हम इन दो इक्वेशंस की सहायता से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बच्चों अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है कि जब बहुत से वेक्टर इन नंबर ऑफ वेक्टर acts at a point simultaneously and can be represented by different sides of a polygon taken in a order in magnitude as well as in direction। जैसे एक ये वेक्टर है, मान लीजिए एक ये वेक्टर है, ये पॉलीगन की साइड्स में है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, इस तरह से ये अलग अलग साइड्स थी और ये इस पॉलीगन की डिफरेंट साइड्स है, एक ही ऑर्डर में लेते हुए मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तब इनका रिजल्टेंट पता क्या होगा, ये क्लोजिंग साइड के बराबर होगा, ये वाली साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखिए इन सब का ऑर्डर इधर है तो इसका ऑर्डर इधर होगा, तो ये जो है ये इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगी, यानी कि ये इन सब का रिजल्टेंट होगा। समझ में आ गया। स्टेटमेंट सुन लीजिए आप एक बार, कोई क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन दी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप क्या स्टेटमेंट देंगे समझ लीजिए पहले। व्हेन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली and can be represented by different sides of the polygon taken in a order in magnitude and direction, then the resultant is represented by the closing side of the polygon in magnitude as well as in direction but taken in opposite order। समझ गए। इस स्टेटमेंट को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ये है वो स्टेटमेंट जिसमें बात कर जो मैंने बताया है उसको। यानी कि अगर एग्जाम में आपको स्टेटमेंट लिखनी है तो इस तरह से वेक्टर है, एक वेक्टर ये है जो स्टेटमेंट में कहा ना उस तरह के ये वेक्टर्स हैं। एक ये वेक्टर ए है, एक ये वेक्टर बी है, एक ये वेक्टर सी है, एक ये वेक्टर डी है, और ये सभी एक ही पॉइंट पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं। क्या ये सारे किसी पॉलीगन की जो साइड्स हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। यही तो हम यहां कह रहे हैं कि सपोज ए बी सी डी आर सच वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स हैं। अब यहां से देखिए कि ये वेक्टर ए है, ये हमने ये ले लिया है, ये देखिए ये वेक्टर ए है और ये इसकी ए बी साइड से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पॉलीगन की जो ए बी साइड है वो है। अब आप क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को मूव करवाइए सो दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द वेक्टर बी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे सीधा उठाओ और यहां रख दीजिए, ये आ जाए।
ये वेक्टर बी हो गया। सिमिलरली मूव दिस वेक्टर सी so that its tail coincide with the head of B without changing its magnitude and direction। इसको भी उठाओ और एक तरह से यहां पुट कर दीजिए, यहां रख दीजिए, और ये दे ना इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करना है और ना ही हमें इसकी डायरेक्शन को चेंज करनी है। ये हमारा वेक्टर सी हो गया है। इसी तरीके से डी वेक्टर को मूव करवा दीजिए, ये हमारा डी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये ए बी साइड है, या ए बी क्या है, आप पहले किस तरह से शुरुआत करेंगे लिखना, लेट ए बी सी एंड डी आर सच वेक्टर्स। ये वो वेक्टर्स हैं जैसा कि हमने स्टेटमेंट में बताया था। ए बी इज इक्वल टू, यहां से ये भी लिख देते हैं कि ये जो ए बी साइड है इट इज इक्वल टू वेक्टर ए। ये देखिए, नाउ मूव दिस वेक्टर बी सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द वेक्टर ए। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो बी सी है इट विल बी इक्वल टू बी वेक्टर। सी डी, ये बी सी हो गया है, ये सी डी। सी डी इज इक्वल टू, सी डी किसके बराबर है, इट इज वेक्टर सी। और डीई, ये देखिए डीई इज वेक्टर डी। ये लिख देना क्योंकि हमें एग्जाम्स में लिखना भी पड़ता है, एंड सो इस तरह से कर ले। नाउ ज्वाइन दी ए टू सी, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा सा और, कि ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ई। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन कर दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी। बताइए मुझे, ये इसकी दो साइड्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। यानी ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू, ये है ए सी, इट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। और ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर, और बी सी किसके बराबर है, बी के किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दी ट्रायंगल लॉ। ये हो जाएगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो ए सी साइड है हमारी, ये जो एसी साइड है ना, ये किसके बराबर हो गई है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। ठीक है, अब हम एक और ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी। ये बताइए आप मुझे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, यहां पर भी ये देखिए ये साइड है, ये साइड है, एक ही ऑर्डर में है, और ये इसकी थर्ड साइड है इस ट्रायंगल की। और ट्रायंगल लॉ के मुताबिक ये जो एडी है ये इस ए सी प्लस सी डी के बराबर आएगी। तो ये एडी किसके बराबर होगी, ए डी इज इक्वल टू, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ एडी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। और एडी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, आप देखिए, मैं लिख देता हूं ए सी प्लस सी डी। लेकिन AC की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं A प्लस बी, और CD किसके बराबर है, C के बराबर है। तो ये कितनी आ जाएगी, A प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ये देखिए ये AD आ गई, यानी कि जो AD हमारे पास यहां मिली है वो ये हो गई है A प्लस बी प्लस सी। ये देखिए, और अब यहां पर एक बार फिर से आप ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए, इन ट्रायंगल ए DE, in triangle ADE, according to the triangle law AE is equal to AE
इज इक्वल टू एडी प्लस डीई, एडी प्लस डीई, ये ट्राइंगल लॉ के मतलब अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। एडी हम पहले से ही जानते हैं इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन माना आपने 1 दिया था, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 2 जहां एडी इसके बराबर है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी देखिए, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये तो हो गई, ये एडी तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है ना ये, और ये डीई किसके बराबर है, ये तो जानते हैं वेक्टर डी के बराबर है, तो इट इज वेक्टर डी। यानी हमने देखा कि ये जो हमारी क्लोजिंग साइड आई थी ये वाली, ये किसके बराबर आ गई है, ये आ गई है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये देखिए इसका मतलब ये जो ए है ये इन सब के वेक्टर सम के बराबर आ गई ना, और इसका मतलब ये हो गया कि इट इज इक्वल टू आर। ये रिजल्टेंट ही तो है इन सभी वेक्टर्स का, ए बी सी डी, और ये इसकी क्लोजिंग साइड भी यही, और यही हमने स्टेटमेंट में बताया था कि when a number of vectors act at a point simultaneously and can be represented by the different sides of a polygon taken in a order in magnitude as well as in direction, then the resultant is represented by the closing side। ये हमारी क्लोजिंग साइड है, by the closing side of the polygon। तो ये देखिए ये क्लोजिंग साइड है, और इस तरह से हमने जो स्टेटमेंट में कहा था उसे प्रूव कर दिया है। अब एक चीज यहां वो देख सकते हो कि ये वाली इतना इन सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है और वो ये इसकी डायरेक्शन है। अब एक बात बता सकते हो मुझे कि भाई किन कंडीशंस में डिफरेंट जो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। वो कब जीरो होगा, जब इसकी लेंथ जीरो हो जाए, और लेंथ जीरो कब होगी, जब ये वेक्टर सारे इस तरह से एक्ट हो कि ये एक क्लोज्ड पॉलीगन बना दे। देखो ये वाली जो साइड, एक साइड और इसके ऊपर मान लो कोई फोर्स एक्ट कर रहा होता इस तरह से, ये इसको ई कह देता हूं मैं, तो फिर क्या होता, इसको ये करने के बाद इसको भी यहां लगाते हम और ये क्लोज हो जाती, तो फिर वो जो क्लोजिंग साइड की लेंथ कितनी रह जाती, आप कहोगे सर वो तो जीरो रहती, बिल्कुल उस केस में इन सब का रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाता। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, जीरो वेक्टर्स फॉर्म ए क्लोज्ड पॉलीगन, यानी कि किस तरह से, ऐसे जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, फोर्थ वेक्टर ये है और फिफ्थ वेक्टर ये है। अब इन्होंने सारी क्या बना ली है, एक क्लोज्ड पॉलीगन बना ली है। और अब बताइए हमने क्या कहा था, सवाल यही है कि अंडर व्हाट कंडीशन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स गिव्स जीरो रिजल्टेंट, यानी उन सबका जीरो हो जाएगा। हम ये बात तब कहेंगे व्हेन दीज वेक्टर्स फॉर्म ए क्लोज्ड पॉलीगन देन द रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स विल बी जीरो। ठीक है, यही बात यहां आप देख रहे हैं। क्यों, देखिए अब मैं, ये एक साइड हो गई है हमारी, यहां पर ये देखिए ए बी, ये बी सी साइड हो गई है, ये सी डी जो साइड हो गई है, ये ई हो गई है, और ये ई ए हो गई है। ये सारे वेक्टर्स थे जो पॉलीगन की विभिन्न जो साइड्स थी उनके द्वारा रिप्रेजेंट कर दी गई है, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। अब हमें इसे क्लोज करना है, रिजल्टेंट निकालने की क्लोजिंग साइड लगानी पड़ेगी। कहां लगाए, वो तो जीरो हो गई ना, इसका मतलब है कि इन सब का रिजल्टेंट कितना हो गया, जीरो हो गया है। यानी कि व्हेन इन नंबर ऑफ वेक्टर्स फॉर्म ए क्लोज्ड पॉलीगन देन द रिजल्टेंट विल बी जीरो। ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एक ही बात में, इसको आप थोड़ा इस तरह से समझिएगा। जैसे मैं ये कहूं 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। अगर मैं इसे ये कह दूं
कि नहीं 5 में -3 ऐड कर दीजिए तो फिर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर ये भी 2 ही बचेगा। इसका यही तो मतलब है। इसको थोड़ा इस तरह से समझिए कि जैसे ये ए माइनस बी, इसका क्या मतलब है? मैंने यहां बताया है, ये बी है, ये है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम द अनदर वेक्टर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ दैट वेक्टर into the given vector by reversing its direction। इसको यहां से ये भी समझ लीजिए, जैसे सपोज कीजिए ये एक हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, इसको हम कह देते हैं, और ये वेक्टर ए है मान लो। इसमें से हम इस बी वेक्टर को घटाना चाहते हैं, ये बी वेक्टर है, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐड करना नहीं चाहते। ऐड करते तो ये वाला रिजल्टेंट होता है इसका, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। तो इसके जस्ट रिवर्स में कोई एक वेक्टर है वो ड्रा कर लीजिए, और रिवर्स में जो वेक्टर होगा वो ये है, ये देखिए, ये इसके जस्ट रिवर्स, ये किसके बराबर? ये माइनस बी वेक्टर के बराबर। अब ए प्लस माइनस बी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा वो अब आपको बताना है। तो वो तो ये होगा, दिस विल बी दी ए माइनस बी, और अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ इसको ये कह सकते हैं ए प्लस माइनस बी, और यही तो ए माइनस बी के बराबर है। समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम द अनदर वेक्टर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ दैट वेक्टर इन गिवन वेक्टर बाय रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। बस इसका मतलब ये सब सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन ही है, बट जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, बस अगर एक बार ये चीज हमें पता चल गई तो बाकी के जो एडिशन के लॉ हैं वही सारे यहां सब्ट्रैक्शन पर भी लागू हो जाएंगे, चाहे वो ट्राइंगल लॉ हो, पॉलीगन लॉ हो, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है एडिशन की है उनको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप क्या लिखेंगे वो समझ लीजिए। पहली प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसमें आप इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड कर दीजिए, चाहे बी वेक्टर में वेक्टर ए ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट सेम आएगा, यानी ए प्लस वेक्टर बी इट इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस वेक्टर ए, रिजल्टेंट इज सेम। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं यहाँ पर कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसमें मान लो आप इसको इस तरह से पढ़िएगा, ये प्रॉपर्टी है जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये है, तो चाहे पहले इन दो को ऐड करके लास्ट वालों को पहले वाले में ऐड कर दीजिए, या ए प्लस वेक्टर बी इन दोनों में वेक्टर सी को ऐड कर दीजिए, एक ही बात है बराबर। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए एक और प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या कोई ऐसा वेक्टर है जो उसमें ऐड करने के बाद रिजल्टेंट सेम रहे, पहले जैसा ही रहे? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल है। ये देखिए कि देयर एग्जिस्ट द एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे सपोज कीजिए वेक्टर ए है प्लस वेक्टर दिस, ये जीरो वेक्टर है। जब किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो यही आता है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर में अगर हम ये वेक्टर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वही वेक्टर आ जाता है। वेयर आप ये बात कह सकते हैं कि ये जो जीरो है ना, जीरो इज दी इट इज दी जीरो और नल वेक्टर, ये नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, इस तरह से बात आप कर सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट ए एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो जीरो है ना यही है वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो। एक और चीज देखिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मेरा मतलब यह है कि फॉर एवरी, ये आप इस तरह से बात कीजिए कि फॉर एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, सपोज कीजिए वेक्टर ए है, देयर एग्जिस्ट अनदर वेक्टर माइनस ए, मतलब इसका इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर माइनस ए, कि इन उन वेक्टर्स को शो दैट ए प्लस माइनस ए इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो वेक्टर दे दे। तो इसका मतलब होता है हर वेक्टर का एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ताकि उनका जो रिजल्टेंट है
या उनका जो एडिशन है वो 0 वेक्टर के बराबर आ जाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये 4 प्रॉपर्टी आप बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे कि ये एप्लीकेशंस कहां-कहां हमारे ये वेक्टर एडिशन की जरूरत पड़ेगी, इनकी क्या-क्या एप्लीकेशंस है। बहुत जगह जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चाहे मान लो किसी बॉडी पर कई तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये बॉडी है, इस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अलग-अलग टाइप के, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है। इन सब का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? ये वेक्टर एडिशन से तो निकालेंगे, क्योंकि जो फोर्स होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स के एडिशन में यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत बार यूज करते हैं कि जब एक बॉडी जा रही है तो उस पर जो डिफरेंट फोर्सेज यूज एक्ट कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटी को अलग-अलग डायरेक्शन में है, उन्हें हम ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इस तरह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन तमाम जब हम इनकी स्टडी करेंगे तो इनका यूज होगा। तो ये एप्लीकेशंस हैं, कई बार आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर आती है जब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं या वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ डायरेक्शन जो है ना, कई बार हम उसे इग्नोर कर देते हैं और सीधा ऐड कर देंगे बहुत से क्वेश्चंस के अंदर, और बस वही हम लोग गलती कर देते हैं। मतलब कहां-कहां मिस्टेक कर सकते हैं, जो कॉमन मिस्टेक, एक तो डायरेक्शन को इग्नोर बहुत बार होता है, और कई बार जो साइन होता है ना वो भी बहुत मैटर करता है। भाई प्लस साइन है कि माइनस साइन है, एडिशन के समय हम उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि इससे भी रिजल्ट जो है आपका गलत आ सकता है अगर हम साइन को एक प्रॉपर वे से नहीं देखेंगे। और एक और बात आती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है, तो कितने एंगल पर जो वेक्टर्स जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, उन एंगल का प्रॉपर मेजरमेंट जो है यहाँ बहुत जरूरी है। उन एंगल्स को भी हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ चांसेस है कि जब आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं या कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां पर ये कॉमनली ये मिस्टेक हो सकती है, जो आपको ध्यान में रखना है। आप जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये आपके लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जो बात आती है कि आज हमने क्या पढ़ा है, ये आपको पता ही है। सबसे पहले आज हम वेक्टर एडिशन की बात कर रहे थे कि जब दो वेक्टर्स जो है सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट में है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। और फिर वो जो ट्राइंगल लॉ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और लास्ट में हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी डिटेल में स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, ये एडिशन वाली बात जो है आपको समझ में आ गई, और जो सब्ट्रैक्शन है उसमें हमें कुछ नया करना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन एडिशन जैसा ही है, सारे लॉ वही लागू होते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर है उसको 2 और मोर कंपोनेंट्स में हम रिजोल्व कर देते हैं। जैसे ये कोई वेक्टर आर है तो एक एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, डिफरेंट कंपोनेंट इनको ब्रेक कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, जिसे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। लेकिन आज तो इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा जिसमें हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। इस तरह से हम 1 बाय 1 करके तमाम जो आर्टिकल्स हैं आपके फिजिक्स के उन्हें कवर करने वाले हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिजिक्स को आसान बनाने के लिए आप इस चैनल को जो है सहेज कर रखिएगा। अरे बच्चों, आप सभी एक्टिव, सिंसियर और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।